अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां और सुधार के उपाय, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सॉल्यूशंस। वर्तमान समय में राजनीतिक दल काफ़ी चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं। मेन चैलेंजेस कौन से हैं उन पर गौर करते हैं। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। हम देखते हैं कि लगभग सभी राजनीतिक दलों में सारी पावर कुछ एक नेताओं के हाथ में केंद्रित होकर रह गई है। इनके आंतरिक चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो कुछ ही नेता इनमें लगातार मुख्य पदों पर बने रहते हैं। आम पार्टी कार्यकर्ता मुख्य पदों तक नहीं पहुंच पाते। आम कार्यकर्ताओं को तो पार्टी के भीतर चल क्या रहा है यह तक पता नहीं रहता। इस प्रकार स्पष्ट है, पार्टी के नाम पर सारे फैसले चंद लोगों तक सीमित होकर रह गए हैं। यह बात सोचने की है कि जिस पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र नहीं है, वह देश में लोकतंत्र का विकास किस प्रकार करेगी। हम बहुत से उदाहरण देखते हैं, जब कोई कार्यकर्ता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसे चुप करा दिया जाता है या पार्टी से ही निकाल बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। दूसरी चुनौती है वंशवाद की चुनौती, डायनेस्टिक सक्सेशन। यह चुनौती भी पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है। अनेक दलों में पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग बने रहते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को अवसर ही नहीं मिलता। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। यह तो राजतंत्र में होता था, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह वंशवाद, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म अच्छा नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है। लोकतंत्र में ये लोग चुनकर आते हैं, अतः जनता को भी विवेक से काम लेना चाहिए कि ऐसे नेताओं को नकारे जो अपनी योग्यता की बजाय वंशवाद या परिवारवाद का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम नज़र डालें तो अनेक दलों में यह देखने को मिलता है, कई पीढ़ियों से लोग राजनीति करते आ रहे हैं केवल वंशवाद के बलबूते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, वंशवाद की चुनौती। तीसरी चुनौती है पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। यह खासकर चुनावों के समय देखने को मिलता है। आज अगर हम नेताओं पर नज़र डालें तो दिखाई पड़ता है कि सभी करोड़पति पैसे वाले लोग ही राजनीति में हैं। एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति तो राजनीति में आने की सोच भी नहीं सकता। अनेक दलों में चुनाव के समय पैसा लेकर टिकट वितरण किया गया, ऐसा सुनने को मिलता है। करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदी जाती है। अतः राजनीति में पैसे वालों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। सरकार बनाने के लिए और बचाने के लिए किस प्रकार एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मोटी रकम का लेन देन होता है, ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। पैसे के अलावा गुंडे बदमाश लोग भी राजनीति में आते हैं। मसल पावर के बलबूते लोगों को डराकर धमकाकर चुनाव जीतते हैं। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार जैसे स्टेट में ऐसे अनेक छंटे हुए बदमाश, काले कारनामों वाले लोग आज राजनीति में सफ़ेद चोगा पहने बैठे हैं। तभी तो कभी पॉपुलर मराठी साहब ने एक शेर लिखा था, अजब नहीं कभी तुक्का जो तीर हो जाए, दूध फट जाए कभी तो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। आज की राजनीति में पैसे और अपराधी लोगों का जो गठबंधन बन रहा है, वह लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पैसे वाले और अपराधी लोगों की संख्या राजनीति में बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों को तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। उनकी पहली प्राथमिकता यह रहती है कि टिकट उस व्यक्ति को दो जो चुनाव जीत सके।
भले ही चाहे वह चुनाव साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करे। और उम्मीदवारों का भी यही प्रयास रहता है कि एन कैन पराकैन चुनाव जीता जाए, पैसा बांटकर, शराब बांटकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, कैसे भी कोई भी हथकंडा अपनाकर बस चुनाव जीता जाए। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। वर्तमान लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो अपराधी लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सदा अम्बालवी साहब का एक शेर याद आता है, ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। विधायिका में जो लोग खुद मुजरिम हैं वह कानून बनाने की भूमिका निभा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी और विडंबना की स्थिति क्या होगी। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शोध संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 17वीं लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो हमें समझ आएगा कि किस कदर पैसा और अपराधी तत्व राजनीति में हावी हैं। इस बार लोकसभा में 475 सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक की है, यानी करोड़पति सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह बढ़कर के 88% हो गई है। 88% सांसद वर्तमान लोकसभा में करोड़पति हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 233 सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, यानी 43% सांसद आपराधिक मुकदमे झेल रहे हैं। इनमें से 159 सांसद 159 एमपीज इनके खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी 29% लोकसभा के सांसद ऐसे हैं जो सीरियस क्रिमिनल केस का सामना कर रहे हैं। इन आपराधिक केस वाले नेताओं में सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं, कोई कम नहीं है। जिनकी ज़्यादा सीटें हैं उनके ज़्यादा अपराधी हैं, कम सीट हैं तो अपराधियों की संख्या कम है, वैसे कम कोई नहीं है। ये सारे आंकड़े स्वयं सांसदों के हलफनामे, शपथ पत्र यानी एफिडेविट में भरे गए हैं जो चुनाव लड़ने से पहले खुद उम्मीदवार भरता है और अपना ये ब्यौरा देता है। तो उस ब्यौरे के अनुसार एडीआर संस्था ने ये आंकड़े जुटाए हैं। केरल से चुनकर आए एक सांसद पर 204 आपराधिक केस लंबित हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 204। इनमें गैर इरादतन हत्या, लूट, किसी के घर में जबरन घुसना और अपराध के लिए किसी को उकसाना जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। तो स्थिति वाकई चिंताजनक है। 17वीं लोकसभा के चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव साबित हुए हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS की रिपोर्ट के मुताबिक इन चुनावों पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वोटर पर 700 रुपये और हर एक लोकसभा क्षेत्र पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस हिसाब से अनुमान लगाएं तो अगले लोकसभा चुनाव का खर्चा 1 लाख करोड़ रुपए से पार पहुंचने का अनुमान है। ये बात भी गौर करने लायक और चिंताजनक है। तो ऐसे में सभी पार्टियों में पैसे वाले लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और अपराधी तत्व भी बढ़ते जा रहे हैं। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। देयर इज़ नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, नो ऑप्शन टू वोटर, मीनिंगलेस चॉइस। पीछे हमने कुछ पार्टियों की विचारधारा, आइडियोलॉजी के बारे में देखा था। हर एक पार्टी का गठन किसी विचारधारा के चलते हुआ। पार्टियों की अपनी नीतियां और कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह विचारधारा का अंतर मिटता दिखाई देता है। यह वैचारिक भिन्नता कम होती जा रही है। सारे राजनीतिक दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे नज़र आते हैं। सत्ता में आने के बाद हर दूसरा दल या पार्टी विद डिफरेंस का नारा देकर सत्ता में आने वाला राजनीतिक दल भी वही करता है जो पहले दल ने किया। कोई अंतर ही नहीं रह गया है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच ज़मीन आसमान का वैचारिक अंतर है, लेकिन आज सत्ता में आने पर दोनों की नीतियां समान नज़र आती हैं। अंतर नज़र ही नहीं आता। हो तो आए। ऐसे में मतदाताओं के सामने कोई विकल्प ही नहीं रह गया कि वो किसे चुने।
सारे दल एक जैसे ही नज़र आते हैं। सांपनाथ, नागनाथ, इन्हीं में से चुनना है। कोई वैचारिक भिन्नता नहीं रही, मतदाता के सामने कोई विकल्प नहीं रहा, तो पार्टियों के बीच ये विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। इस प्रकार आज लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने तमाम चुनौतियां मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि इनसे कैसे पार पाया जाए, कैसे निजात मिले, सॉल्यूशन क्या हो। क्योंकि दशकों से हम देख रहे हैं नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है, कोई बदलाव नहीं। तो कैसे सुधारा जाए, क्या सॉल्यूशन हो। तो आइए बात करते हैं दलों को कैसे सुधारा जाए। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। नेताओं को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। आइए भारत में राजनीतिक दलों और इनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर गौर करते हैं। पहले हम बात करेंगे कानूनी प्रयासों की। कानून बना करके भारतीय राजनीतिक दलों को जो सुधारने के प्रयास किए गए हैं, इसमें सबसे पहला कानून है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाई गई, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा, गलत प्रैक्टिस को समाप्त करना था। क्योंकि 1960 और 70 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो चली थी। आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण बताते हैं। अक्टूबर 1967 की बात है। हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीति में लाइमलाइट में ला दिया था। इस प्रकार सत्ता और पैसे के लालच में नेता रातों रात पार्टी बदलने लगे, तो ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे दल बदलुओं को अयोग्य घोषित किया जाए, उनकी विधायिका की सदस्यता समाप्त की जाए। तब 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। इस कानून ने कुछ हद तक राजनीतिक दल के सदस्यों को पार्टी बदलने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन इस कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें दल बदलने पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। कंडीशन है कि कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। यानी किसी पार्टी का एक सदस्य दूसरी पार्टी में जाता है तो दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आ जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन एक दल के 2/3 सदस्य एक साथ जाएं तो ये इन पर कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को भी इस कानून से छूट प्राप्त है। तो स्पष्ट है अभी भी इस कानून में कुछ लूप होल्स हैं, बट 1960-70s के डिकेड में ये कानून ना होने की जो स्थिति थी, उस स्थिति से आज की तारीख में हम काफ़ी बेटर हैं। दूसरा एक कानून है सुधार का कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेशानुसार अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट के माध्यम से देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसी के चलते तो पता चल पाया कि उम्मीदवार की संपत्ति कितनी है और आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है। पीछे हमने एडीआर रिपोर्ट की बात की थी, वो इसी शपथ पत्र के आधार पर ही तैयार की गई थी। वो सारे आंकड़े इसी एफिडेविट के बेस पर तैयार किए गए थे। अब जनता को तय करना है कि वह किस उम्मीदवार को चुने। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पैसा और अपराधी लोगों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2019 की 17वीं लोकसभा में ऐसे करोड़पति और अपराधी प्रवृत्ति के लोग सर्वाधिक चुने गए हैं। तो इस व्यवस्था से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जनता भी क्या करे, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार जब आपराधिक पृष्ठभूमि के हों तो जनता देखती है कि कम अपराधी कौन है, उसे चुन ले।
ये तो वही बात हुई, सांपनाथ नागनाथ में से ही चुनना है या कम बुरा कौन है उसी का चुनाव करना है। तीसरा प्रयास है राजनीतिक दलों को सुधारने का कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनात्मक चुनाव करवाना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। लेकिन यह आदेश भी एक औपचारिकता बनकर ही रह गया है। सांगठनिक चुनाव में पार्टी अपने चुनाव तो करवाती है, लेकिन कुछ ही व्यक्तियों का नियंत्रण बराबर बना रहता है। लगातार अध्यक्ष पद पर प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, इसकी आय का पूरा ब्यौरा आयकर रिटर्न में दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी सही जानकारी नहीं देती है। 6 महीने पहले जारी ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 3,749.37 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इस आय में से 2,512.98 करोड़ रुपए की आय अनजान स्रोतों से हुई, यानी अननोन सोर्सेज से। यानी कुल 67% की जो आय राजनीतिक दलों को हो रही है या चंदा प्राप्त हुआ, पार्टियों ने इसका कोई स्रोत नहीं बताया। यह बात ADR ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है या सामने आया है। तो यहाँ इस बात को समझना है कि ये पैसा कहाँ से आता है। तो स्पष्ट है, उद्योगपतियों द्वारा विदेशी स्रोतों से चंदा इन पार्टियों को दिया जाता है, जिससे कि ये पार्टियां चुनाव जीतने पर, सत्ता में आने पर इनके पक्ष में नीति निर्माण कर सकें। तो यह बात बड़ी चिंताजनक है। इन कानूनी प्रयासों के अलावा राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कई अन्य सुझाव भी हैं, सजेशन हैं, जिनको लागू किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, यानी सभी पार्टियों को अपना संविधान, रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए। सभी अपनी पार्टी के मेंबर्स की लिस्ट रखें। पार्टी में विवाद की स्थिति को हल करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी हो। मुख्य पदों के लिए खुला चुनाव यानी ओपन इलेक्शन होना चाहिए। इस प्रकार के काम करके राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। किसी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र होगा तभी तो देश में लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा या पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देगी। दूसरा एक सुझाव है कि राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए जब तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो जाता, सभी राजनीतिक दलों को स्वेच्छा से 1/3 सीट, जैसा कि इस बिल में प्रावधान है, महिलाओं को दी जानी चाहिए। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए, तो जिससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, यानी स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, क्योंकि चुनाव में पार्टियों द्वारा किया गया खर्च लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। कैसे? जैसे पहले हमने बात की ना कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन हुए हैं। यह पैसा कहाँ से आता है? पार्टीज़ के रिसोर्सेज क्या हैं? तो साफ है कि यह पैसा इन पार्टियों को कारपोरेट औद्योगिक घरानों द्वारा दिया जाता है। इस उम्मीद के साथ दिया जाता है कि ये पार्टियां जीतकर सत्ता में आएंगी और उनके पक्ष में नीति निर्माण करेंगी। अगर चुनी गई सरकार इन उद्योगपतियों के पक्ष में कानून निर्माण करेगी तो आम आदमी का ख्याल कौन रखेगा? यह चिंताजनक बात है। चूँकि पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए यह सुझाव दिया जाता रहा है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। यह नगद भी हो सकता है या फिर मदद के रूप में, जैसे पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और राजनीतिक दल और कारपोरेट के गठबंधन में भी कमी आएगी। ब्लैक मनी भी कम होगी, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इजराइल, इटली, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में स्टेट फंडिंग रही है। तो ये कुछ सुझाव हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया जाता है तो संभव है कि स्थिति में कुछ सुधार हो। इन कानूनन प्रयासों और इन सुझावों के अलावा 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है
कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। राजनीतिक दल पूरे देश प्रदेश के लिए कानून निर्माण का काम करते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो ऐसा कानून अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे जो खुद पर लागू होता हो। ये तो वही बात हुई कि अपने हाथों खुद को ही सज़ा देना। तो बिना पब्लिक प्रेशर के राजनीतिक दल स्वयं को सुधारने के कानून नहीं बनाएंगे। यह पब्लिक प्रेशर बार बार सरकार के कामकाज की समीक्षा करके, चिट्ठी पत्री लिखने और आवश्यकता हो तो सड़क पर आकर आंदोलन करने से होगा। सरकार जनता के दबाव में जनहित हेतु काम करने के लिए मजबूर होगी, तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही राजनीतिक दलों पर नकेल कस सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सरकार भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल बिल नहीं ला रही थी। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। अंततः सरकार को लोकपाल बिल पास करना पड़ा, ऐसा बिल जो स्वयं नेताओं पर लागू होता था, उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। तो यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि नेता अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो स्वयं पर अंकुश लगाने का काम करे। ये तो जनता का दबाव ही करवा सकता है। दूसरा एक तरीका है, सुधार की इच्छा रखने वाले लोग खुद राजनीति में शामिल हों। राजनीतिक दल कहाँ से सुधरें जब इसमें भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी लोग भरे पड़े हों। तो ईमानदार, नेक आदमी राजनीति में आए, जिससे कि राजनीतिक दलों में शुचिता आए। जब बाहर से किए गए प्रयास काम नहीं करें तो अंदर घुसकर ही सुधार संभव है। पब्लिक प्रेशर के साथ साथ ऐसे सुधार के लिए प्रयास करने वाले नेक और ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे तो सुधार की उम्मीद की जा सकती है। तो ये तो थी राजनीतिक दलों को सुधारने की कुछ बातें। उम्मीद है राजनीतिक दल सुधरेंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे सुधरेंगे। अब नेता टाइप आप भी आधा काम नहीं करें। वीडियो को देखा और चल दिए। वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।